वोल्केनो के जो एरिया थे सेम एरिया यहाँ पर मौजूद है। यह हमारे पास रिंग ऑफ फायर अराउंड 63% अर्थक्वेक इसी एरिया के आसपास डेवलप हो जाते हैं। अराउंड 21% ये कौन सा हो गया, मध्य महाद्वीपीय पेटी। आगे जाते हुए और यहाँ से आते हुए यहाँ मिल जाएगी, है ना। और एक पार्ट ऑफ फायर, राइट। तो यह सर्वाधिक अर्थक्वेक भी इस वाले एरिया में आते हैं। अराउंड 63% अर्थक्वेक इसी एरिया के आसपास डेवलप हो जाते हैं। अराउंड 21% ये कौन सा हो गया, मध्य महाद्वीपीय पेटी। आगे जाते हुए और यहाँ से आते हुए यहाँ मिल जाएगी, है ना। और एक पार्ट यहाँ पर नीचे की ओर चला जाता है 21%। और 13% यहाँ पे आते हैं, 13% यहाँ पे आते हैं। और बाकी जो हैं वो इंट्राप्लेट वोल्केनिक एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 प्रमुख पेटियां हैं, या 3 प्रमुख कह लो, एक को सामान्य में लिख लेंगे। एक है यहाँ पर सर्कम पैसिफिक बेल्ट परिप्रशांत मेखला, दूसरी है मध्य महाद्वीपीय मेखला या पेटी, और तीसरी है यहाँ पर मध्य अटलांटिक पेटी। ये 3 यहाँ पर मेजर एरिया है। अपना हिमालय यही मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत पड़ता है, राइट। और अधिकांश जितने भी भूकंप क्षेत्र हैं उनमें से अधिकांश प्लेट किनारों के सहारे संबंधित हैं और सर्वाधिक भूकंप यहाँ पे आते हैं। सर्कम पैसिफिक बेल्ट में सर्वाधिक भूकंप आने के जो कारण है वो कारण ये हो सकते हैं कि पहला, यहाँ पर यह कैसा क्षेत्र है, सबडक्शन जोन है। यहाँ पर यह सबडक्शन जोन है, मेजर एरिया सबडक्शन का है। यहाँ पर एक एरिया जरूर आता है जो यहाँ पर अपने पास संरक्षित प्लेट किनारे का है, लेकिन मेजर सबडक्शन जोन है, इसके सारे भूकंप आते हैं। दूसरी चीज, यह वोल्केनो का क्षेत्र है, ज्वालामुखियों का क्षेत्र है। अतः जहाँ जहाँ ज्वालामुखी है वहाँ भूकंप, और सबसे ज्यादा ज्वालामुखी यहाँ है, तो अपने आप सबसे ज्यादा भूकंप की कंडीशन भी यहाँ बन जाती है। तीसरी चीज, यहाँ वलित पर्वत, इन वाले जोन में यहाँ पर वलित पर्वत पाए जाते हैं, वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन्स। और वलित पर्वतों में प्लेट सबडक्शन के अलावा, बेनियाब जोन के अलावा यहाँ संतुलन मूलक भूकंप भी आते हैं। संतुलन मूलक भूकंप भी आते हैं। नंबर 4, यह कमजोर क्षेत्र भी है। क्यों? जहां दो अलग अलग नेचर की प्लेट मिलेंगी वहां पर दोनों की मजबूती का स्तर क्या होगा, अलग अलग। जहां पे जोड़ लगा होता है वहीं से वो चीज टूटने के चांस क्या है, सबसे ज्यादा, राइट। तो जहां, चूंकि यहाँ पर ओशिया कॉन्टिनेंटल ओशियानिक प्लेट का यह मिलन क्षेत्र है, प्लेट्स का मिलन क्षेत्र है, इसलिए यह कमजोर क्षेत्र है, इसलिए यह भूकंपों का सर्वाधिक अनुभव करता है। तो इस क्षेत्र में भूकंप के मेजर ये कारण है। सर्कम पैसिफिक बेल्ट आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ कुछ न कुछ होता रहता है, जिसके संबंध में जो भी चीजें हो आपके दिमाग में बनी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। जैसे लिखें, वैश्विक स्तर पर भूकंपीय क्षेत्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अधिकांश भूकंपों की उत्पत्ति प्लेट किनारों से संबंधित है। विश्व के सर्वाधिक भूकंप अभिसारी प्लेट किनारों के सहारे आते हैं। यहां छिछले से लेकर गहरे भूकंप संभव होते हैं। बेनियाब जोन है ना यहाँ पर, जहां हो जाए संभव होते हैं। इनकी तीव्रता भी उच्च हो सकती है। अपसारी प्लेट किनारे के अंतर्गत छिछले भूकंप आते हैं, किंतु इनकी तीव्रता कम होती है। संरक्षित प्लेट किनारों के सहारे भी तीव्र भूकंपों की दशाएं बनती हैं। संरक्षित प्लेट किनारे के सहारे भी तीव्र भूकंपों की दशाएं बनती हैं। इनमें छिछले भूकंप खतरनाक होते हैं। भूकंपों को वैश्विक स्तर पर निम्नलिखित पेटियों के आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 1, विश्व के सर्वाधिक भूकंप 63%। अब विकिपीडिया वगैरह देखोगे तो डेटा 70% चला गया है, लेकिन अभी हमारी किताबें 63 लिख रही हैं तो मजबूरी है वही लिखना है। विश्व के सर्वाधिक भूकंप ब्रैकेट में 63% परिप्रशांत मेखला के अंतर्गत आते हैं। यहां सर्वाधिक भूकंप के निम्नलिखित कारण हैं।
नंबर एक यह अभिसारी प्लेट किनारे के अंतर्गत प्लेट क्षेपण गतिविधियों का क्षेत्र है। यह अभिसारी प्लेट किनारे के अंतर्गत प्लेट क्षेपण गतिविधियों का केंद्र है। कुछ भूकंपों का संबंध संरक्षी प्लेट किनारे से भी है। नंबर 2, यह विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी ग्रस्त क्षेत्र है। अतः ज्वालामुखी जन्य यहां रॉकीज और एंडीज जैसे युवा वलित पर्वत क्षेत्र भी हैं जो संतुलन जन्य भूकंपों की गतिविधियों से संबंधित हैं। नेक्स्ट, यहां महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों का मिलन क्षेत्र है जो भूगर्भिक दृष्टिकोण से कमजोर क्षेत्र माना जाता है। नंबर 2, अभी वो बड़े वाले नंबर क्या होगा, परिप्रशांत मेखला जो रही होगी ना। अब नंबर 2 बड़ा वाला 2, हाँ समझ आ रहा है, बड़ा वाला 2, हाँ ठीक। लिखिए, भूकंपों की दूसरी प्रमुख पेटी मध्य महाद्वीपीय पेटी है। यहां विश्व के समस्त भूकंपों के 21% भूकंप आते हैं। यहां क्षेपण क्रिया, भ्रंशन तथा संतुलन मूलक गतिविधियों से संबंधित भूकंप उत्पन्न होते हैं। भारत के भूकंपीय क्षेत्र इसी पेटी का हिस्सा हैं। तो क्षेपण क्रिया कहां हो रही है? यहां पे ये वाला अच्छा नहीं लगा ने। चलो बताओ सारे सूरवीरों, कहां क्षेपण करा दिया जाए? पहले बताओ, यहां क्षेपण होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक तो ये आगे बढ़ रहा है, ये इधर जा रहा है। आगे हम यूरोप देखेंगे, यहाँ बहुत छोटी छोटी प्लेट हैं, इटालियन प्लेट, मेसिना प्लेट, कई छोटी छोटी प्लेट हैं, सब एक दूसरे में सबडक्ट होती चली जा रही हैं। तो मेडिटेरेनियन सी में भी सबडक्शन जोन क्या है? क्रिएटेड है, राइट। इसके अलावा इंडिया वाला ये सबडक्शन जोन, अंडमान निकोबार ये भी सबडक्शन जोन, भारत का जो महासागरीय भाग है वो बर्मी प्लेट के अंदर गया हुआ है ना। अपना जो अंडमान निकोबार है ना, वो अंडमान वाला हिस्सा वो बर्मा प्लेट पे बैठा हुआ है ना, अपने प्लेट में नहीं बैठा हुआ है, बर्मा प्लेट का वो पार्ट बैठा हुआ है। इंडिया में देखेंगे, इंडियन टेक्टोनिक देखेंगे तो वहां पर देखेंगे, तो यहाँ पर ये टेक्टोनिक जोन हो गया, ठीक है। चलो भ्रंश कहाँ बनेंगे? ये वाला हिस्सा क्या है? भ्रंश का। इसके अलावा हिमालय वगैरह में जहां कहीं अभिसारी होगा तो वहां कुछ उत्कम भ्रंशों का क्या हो जाता है? निर्माण। जैसे दबेगा तो कुछ उत्कम भ्रंश भी क्या है? निर्मित हो जाते हैं। जब हिमालय देखेंगे तो यहाँ कई भ्रंश हैं, जैसे यहाँ पर आ जाएगा MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट, HFF हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, राइट। वहां से लेके भुज तक पूरे यहाँ फॉल्ट है, इधर वाले फॉल्ट और इधर भी यहाँ पर फॉल्ट की दशाएं निर्मित होती हैं। संतुलन मूलक कहाँ है? आल्प्स है, इधर फिर हिमालय, यहाँ पर संतुलन मूलक भूकंप भी आ रहे होंगे। तो यह पूरा एरिया जो है, ये यहाँ पर यह पूरी जो बेल्ट है, यह इन तीनों भूकंपों का क्या करती है? अनुभव करती है। क्लियर है इस बात? देखो नंबर 3, तीसरी पेटी, नंबर 3 तीसरी पेटी मध्य अटलांटिक पेटी है, जहां विश्व के 13% भूकंप आते हैं, जिनका संबंध
अपसारी प्लेट किनारे से है, किनारे से है। इसमें भी सर्वाधिक भूकंप, इसमें भी सर्वाधिक भूकंप विषुवत रेखा के सहारे आते हैं या विषुवत रेखा क्षेत्र में आते हैं। यहां प्लेट तेजी से दूर जाती होगी ना, अब केंद्रीय बल ज्यादा है, सर्वाधिक भूकंप विषुवत रेखीय क्षेत्र में आते हैं। इक्वेटर वाले क्षेत्र में अब केंद्रीय बल ज्यादा है, तो प्लेट किसी की तुलना में क्या है, ज्यादा तेजी से दूर हटती होगी, इसलिए यहां पर है तो पूरे में, लेकिन मेजर यहां पर। तो अच्छा, तो ये वाली कहां से कहां तक फैली है मोटे तौर पर, मध्य अटलांटिक आइसलैंड से बढ़ती, क्या बात है भाई, गुड ठीक है ना। तो यहां पर ये पूरी पेटी आप याद रखना, इनकी टेक्टोनिक गतिविधियां भी याद रखना, क्योंकि इनसे किसी भी तरह का प्रश्न हो सकता है ना। उपरोक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त अंतरा प्लेट ज्वालामुखी क्षेत्र भी भूकंपग्रस्त क्षेत्र हैं। यहां मेंटल प्लूम और हॉट स्पॉट के सहारे कम तीव्रता वाले भूकंप अंकित किए जाते हैं। ठीक है ना, ये हो गया यहां पे वितरण। क्या क्या लिखा है भूकंप में, क्या क्या पढ़ना हो गया ना। प्रभाव, बाकी प्रभाव के पहले एक और लिख लेते हैं, फिर प्रभाव की तरफ चले चलेंगे। एक हेडिंग लिख लो, हाँ फिर सामग्री बाद लिख लेते हैं। एक हेडिंग लिखो सुनामी, इसके बाद प्रभाव और अर्थक्वेक सॉल्व लिख लेंगे। अच्छा, सुनामिस भी लिखते हैं, सुनामिस, क्योंकि ये एक तरंग नहीं होती, इट इज द ट्रेन ऑफ वेव्स, तरंगों की एक श्रृंखला होती है, जैसे सुनामिस भी लिखा जाए तो सही ही है। सुनामी, थोड़ी सी बातें समझ लें। देखो, अगर कहीं पे ऐसा हो, मान लो ये महासागर है, अगर कहीं पे ऐसा हो कि जो महासागरीय तरंग की लंबाई है, अगर वो महासागरीय जल की गहराई से ज्यादा हो, लंबाई वेवलेंथ, जैसे मान लो कोई ये तरंग होती है, अगर तरंग, तो यह यहाँ पर श्रृंग हो गया और ये गर्त हो गया, किन्हीं दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को हम तरंग की लंबाई, यहाँ हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, इसको हम शो करते हैं लैम्डा, वेवलेंथ या लैम्डा, है ना। महासागर में उठी वे तरंगे जिनकी लंबाई का मतलब दो श्रृंगों के बीच की दूरी, जिनकी लंबाई सागर के जल की गहराई से ज्यादा होती है, उन्हें छिछले जल की तरंगे कहते हैं। शैलो वाटर वेव, छिछले जल की तरंगे कहते हैं। सुनामी है तो यांत्रिक तरंगे, लेकिन सुनामी महासागरीय क्षेत्र में उत्पन्न इसी प्रकार की तरंगे हैं और इनके लक्षण अन्य तरंगों की तुलना में अलग होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर सुनामी किस प्रकार की तरंगे हैं, तो सुनामी शैलो वाटर वेव है, छिछले जल की तरंगे हैं, जिनके तरंग की लंबाई, ये एक तरंग जो है हो सकता है 8000 किलोमीटर तक फैली हो और जल की गहराई कुछ हजार मीटर तक हो जाती है, कभी कभी बहुत रेयर होता है, राइट। तो सामान्यतः यहाँ पर आप याद रखेंगे कि ये जल की गहराई की तुलना में अधिक लंबाई तक क्या है, फैली होती है, इसलिए सिर्फ सतह नहीं, अंदर के पूरे पानी को ये डिस्टर्ब करती है। और ये जितने गहरे जल में होंगी, उनकी लंबाई उतनी ही ज्यादा होगी, वेग उतना ही ज्यादा होगा। और जब तरंग की लंबाई ज्यादा होगी ना, ऊंचाई ज्यादा नहीं होगी, तो हमको आपको महसूस नहीं होगी। कोई तरंग तभी महसूस होती है जब उसकी क्या है, ऊंचाई यहाँ पर ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है, बस टर्म याद करें, टर्म यूज करेंगे तो ध्यान रखना, छिछले जल की तरंग का मतलब जो महासागरीय जल की जो अधिकतम गहराई मानी जाती है, औसत क्या दिया जाए, वो लगभग 6000 मीटर है। अधिकतम तो लगभग 11 किलोमीटर के हिसाब से 11 किलोमीटर चली जाती है मारियाना ट्रेंच में, लेकिन औसत कितना है, 6000 मीटर, राइट। तो इनकी जो वेवलेंथ है वो 6000 मीटर से ज्यादा ही रहेगी, 6000 मीटर से कम नहीं रहेगी, राइट। गहरे पानी क्षेत्र में 6000 मीटर से ये ज्यादा बनी रहती है, हमेशा याद रखिएगा छिछले जल की तरंगें हैं। सुनामी में क्या क्या पढ़ना है, तो सुनामी में पढ़ना पहले परिभाषा, सामान्य परिचय, उत्पत्ति के कारण और प्रभाव। मैं देखो आपदा ला सकता हूं, अभी मैं आपदा प्रबंधन नहीं कर सकता यहां, क्योंकि आपदा प्रबंधन दूसरे सर के पास है। बस ये कर सकता हूं कि सर के आने के पहले मैं सभी आपदाएं ला दूं, जिससे जब सर बात करें तो आप उतना बोले कि ज्योग्राफी वाले सर ने इतना पढ़ाया, ईमानदारी से बता देना हाँ पढ़ाया। तो परिभाषा, सामान्य परिचय, उत्पत्ति के कारण और प्रभाव, ठीक है। यहां पर इतनी चीजों से हमारा काम चलेगा। तो परिभाषा से प्रारंभ करते हैं, फिर देखते हैं। अच्छा लिखिए, सुनामी जापानी शब्द है, नाम ही इसमें पानी है, तो पानी को बह रहा है, क्या पानी हो जा रहा है और क्या है। सुनामी जापानी शब्द है जिसका अर्थ बंदरगाही, हार्बर वेव्स, बंदरगाही तरंगे, बंदरगाही तरंगे होता है, जिसका अर्थ बंदरगाही तरंगे होता है। सुनामी छिछले जल की तरंगे हैं, सुनामी छिछले जल की तरंगे हैं, जिनके वेग को निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है।
सुनामी का वेग इज इक्वल टू रूट GH, वेयर G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल H इज डेप्थ ऑफ वाटर। ये केवल इन्हीं के लिए फॉर्मूला लगेगा जो शैलो वाटर वेव है। अब इससे एक बात समझ में आ रही है कि जो सुनामी का वेग है वो जल की गहराई के अंतर्मानुपाती होगा। अंडर रूट से जल की गहराई का क्या होगा? अंतर्मानुपाती। मतलब जल की गहराई और सुनामी तरंगों के वेग में क्या है? सीधा संबंध है, राइट। अर्थात गहराई जितनी ज्यादा होगी वेग उतना ज्यादा होगा। अब यहां पर एक बात समझो, लेट अज्यूम, अब हम मान के चले अगर यहां सुनामी वेव्स पैदा हो गई, देखेंगे और भी आगे क्या है, ये सुनामी वेव्स अगर पैदा हो गई और अगर ये गहरे जल में है तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब जैसे जैसे ये आगे जाएंगी, ये जो गहराई है वो छिछली होती जाएगी। जब गहराई छिछली होगी तो ये सतह से क्या करेंगी? टकराएंगी, घर्षण ज्यादा होगा। और जब घर्षण ज्यादा होगा तो इनकी वेलोसिटी में क्या होगी? कमी आएगी, राइट। यहां अधिक वेग होगा और यहां वेग में कमी आएगी। और जितना वेग में कमी आएगी उतनी ही इनकी ऊंचाई क्या होगी? बढ़ती जाएगी। वेग में जो कमी आएगी वो कंपनसेट होगा किसके साथ? ऊंचाई द्वारा। ऐसे भी कल्पना करो, अगर कोई तेज बॉलर को देखते हो क्रिकेट वगैरह खेलते हुए, तो पहले जितना तेज आके भागता है उतना ही जल्दी रुक के और क्या लेता है? जंप लेता है, राइट। कभी इसमें को देखा ऐसे खड़ा हो उछले हो फिर देखे? ऐसा नहीं, दौड़ के आएगा, तेज बॉलर रुकेगा। क्योंकि दो ही चीजें हैं, एक बात ध्यान रखो, अगर जो एनर्जी है किसी भी कोई भी एक वस्तु है वो गतिशील है जो भी है, अगर उसकी एनर्जी है तो यह दो का ऐड है, हाफ mv² प्लस mgh। अब इतनी बात थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं जानते हो तो भी थोड़ा सा समझ लेना कि दो तरह की ऊर्जा होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है और एक स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी भी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है, और किसी भी वस्तु में अपनी अवस्था के अनुसार जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे मान लो यह है, हमारे पास पेन है, m है, मास है, उसको हमने ऊपर उठाया और हमने 2 मीटर तक मान लो उठा के उसको ऐसे रोक दिया, तो इसमें एक ऊर्जा संचित है mgh, जो इसका m है, स्मॉल g जो यहाँ लगा है, और जितनी हाइट तक हमने उठाया है। अब मैं इसको छोड़ दूंगा तो इसका जो mgh है वो कन्वर्ट होगा किसमें? हाफ mv² में, हाफ mv² में, राइट। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब हम इसको उठाकर ऐसे कर रहे हैं तो mgh मैक्सिमम है और हाफ mv² 0 है, राइट। अब जब ये नीचे गिरेगा तो जिस रफ्तार में इसकी हाफ mv² ऊर्जा बढ़ेगी उसी रफ्तार में mgh क्या होगा? कम होगा। अर्थात किसी भी दिए गए बिंदु पर किसी भी वस्तु या निकाय की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग स्थिर रहता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा? स्थिर होगा। अब कल्पना करो यहाँ पर कि यहाँ से सुनामी चली बहुत तेज, तो यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पर हम इसे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, हम इसे लिखते हैं गतिज ऊर्जा, तो यहाँ गतिज ऊर्जा ज्यादा है। और यहाँ पर mgh पोटेंशियल एनर्जी, mgh क्या है? कम है। लेकिन जैसे जैसे आगे जाएगी और रगड़ खाएगी, पानी जो है नीचे रगड़ खाएगा, पानी अगर नीचे रगड़ खाएगा तो वेग क्या हो जाएगा? कम। वेग कम हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? कम। लेकिन दोनों का योग क्या रहेगा? स्थिर। दोनों का योग स्थिर करना है तो जितना ये कम होगा उतना ही इसको क्या करना होगा? बढ़ना पड़ेगा। m तो बढ़ा नहीं सकते, g तो बढ़ा नहीं सकते, तो क्या बढ़ेगा? हाइट। गहरे जलीय भाग से जब सुनामी तटों की ओर गति करती है तो गहराई में कमी आने के कारण सागरीय नितल से उसके घर्षण की दर बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया में वेग में कमी आती है जो उसकी गतिज ऊर्जा में कमी लाता है, और जिस अनुपात में गतिज ऊर्जा में कमी होती है उसी अनुपात में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, और स्थितिज ऊर्जा की यह वृद्धि ऊंचाई द्वारा प्रदर्शित होती है। यही कारण यह सुनामी जो कि मध्य सागरीय क्षेत्र में या गहरे सागरीय क्षेत्र में बहुत कम ऊंचाई की होती है, तटों पर आकर ये दैत्याकार हो जाती है, मॉन्स्ट्रस, बहुत ऊंचा हाइट ले लेती हैं, क्योंकि जो गतिज ऊर्जा थी कन्वर्ट हो गई किसमें? स्थिर ऊर्जा में, और वो किसके द्वारा प्रदर्शित हो रही है? हाइट के द्वारा। इसीलिए ये तटों पर व्यापक विनाश करती हैं। नहीं बात समझ? तो आगे देखेंगे, थोड़ा बताइए फिर। तो ये चलने पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है इस प्रोसेस को कहा जाता है सोलिंग इफेक्ट। सोलिंग इफेक्ट होता क्या है? तो मैंने आपसे पहले कई बात की हो, इसको दूसरे अर्थों में देख लें। मान लो ऐसे कई तरंगे चल रही हैं और जो गहरे जल में ना सुनामी का वेग 800 किलोमीटर प्रति घंटा तक होता है। 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, बहुत तेज चलती हैं, राइट। अब ऐसे समझ लो कि रोहित शेट्टी की कोई फिल्म है और उसने 100 कारें एक के पीछे एक दौड़ा रखी हैं, और इसमें से हर कार पहली बात की हमने 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और दोनों के बीच अंतर केवल 1 मीटर का है। तो ये किस भरोसे में चल रही हैं? इसी भरोसे में चल रही हैं कि आगे वाली ब्रेक नहीं लगाएगी। इसी भरोसे में ना, एक के पीछे एक है, 800 किलोमीटर प्रति घंटा, बस आगे वाली चलती रहेगी तो भागते रहेंगे। और ऐसा किया, आगे वाले ने धोखा दे दिया, इसने ब्रेक लगा दी। अगर इसने ब्रेक लगा दी तो बाकी का क्या होगा? सोचो, सब एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी? सुपर इंपोज हो जाएंगी, राइट। यही होता है सुनामी में। सुनामी में तरंगों की श्रृंखला होती है और इसमें हर तरंग रफ्तार से चल रही है और उम्मीद है कि ये रुकेगी नहीं, लेकिन ये सबसे पहले तटों पे पहुंचती है। जब ये तट पे पहुंच रही होती है, इसकी स्पीड कम होती है, इसकी स्पीड कम होती है, तो पीछे वाले रोकते रोकते भी इसके ऊपर क्या है? एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं, और यहाँ पर सुपर इंपोज अध्यारोपण, और इनकी ऊंचाई क्या है? कई फीट, 60 फीट, 35 फीट, 40 फीट, इतनी फीट तक अपनी हाइट ले लेती है, राइट। अब लिखते हैं कितना मैकेनिज्म समझ में आया। हाँ, पहले से लिखें। हाँ, फैनल कर दें, फैनल कर दो। 2-4 गैलन पानी लेके रख लिया था मैं, या तो बहुत सारे काम कराने। एक पाइप ही है सबके पास बगल में, और 3-3, 4-4 छोटे-छोटे नल लगे, क्या दिक्कत है? पाइप लेके में डाले बैठे, तो हुक्का की तरह डाले बैठे, मनुआ 2 घूंट पानी चूस लिया, छोड़ दिया। चलो यार, यहाँ लिखो से नीचे, तो नीचे लिखे, लिखा जाए। हाँ, थैंक यू। लिखे, सुनामी तरंगों का वेग, सुनामी तरंगों का वेग महासागरीय जल की गहराई के अंतर्मानुपाती होता है, मतलब सीधे संबंधित होता है।
अनुक्रमानुपाती होता है। वास्तव में जब महासागरीय जल में वृहद स्तर पर बड़े पैमाने पर वृहद स्तर पर विस्थापन होता है, तब तरंगों की श्रृंखला का जन्म होता है। ये तरंगें गहरे जल में 800 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे भी अधिक वेग से चल सकती हैं। कहीं 500 से 700 भी मिलेगा, उसको लेकर टेंशन मत लेना। 800 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक वेग से भी चल सकती हैं। जब ये तटों की ओर पहुंचती हैं, तब जल की गहराई कम होने से सागर नितल के घर्षण के कारण इनके वेग में कमी आती है। तथा इनका वेग तटीय भागों में 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह जाता है। किंतु ऊर्जा संरक्षण हेतु जिस अनुपात में वेग में कमी होती है, उसी अनुपात में इनकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। अतः तटों पर ये तरंगें 30-35 फीट या इससे भी अधिक ऊंची हो जाती हैं। इन्हीं दैत्याकार तरंगों को सुनामी कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें इनकी ऊंचाई में वृद्धि होती है, सोलिंग प्रभाव कहलाती है। सोलिंग इफेक्ट, सोलिंग प्रभाव कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई ना? आगे बढ़ें पीछे तक में, चलिए, थैंक यू। ये ट्रेन ऑफ वेव्स है, सीरीज है। जैसे जैसे तटों की ओर जाएंगी वैसे वैसे इनका वेग कम होगा, कारण समझ में आ गया होगा, और इनकी ऊंचाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, राइट। और इसीलिए ये तटीय जितनी ऊंचाई बढ़ेगी उतनी तेजी से, ग्रेविटी के साथ उतनी तेजी से वो पानी क्या होगा, आगे बढ़ेगा, है ना, आगे गिरेगा। तो यहाँ पर इसलिए तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाशक हो जाती है। जो सुनामी के आने का प्रमुख कारण है वह तब है जबकि सागर की तली पर 6 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आता है, राइट। जितना अधिक तीव्र भूकंप होगा सुनामी के चांस उतने ज्यादा होंगे, राइट। तो वे सभी कारण जो भूकंप को जन्म दे सकते हैं वो सुनामी उत्पत्ति के कारण हैं। लेकिन सिर्फ भूकंप से ही ऐसा नहीं है। अगर कोई उल्का पिंड यहाँ पर आकर टकरा जाए महासागर के सतह पर, तो उससे भी बड़ी मात्रा में वाटर डिस्प्लेस होगा और वहां पर सुनामी की कंडीशन बन सकती है। तो सिर्फ भूकंप से नहीं, अन्य कारणों से भी सुनामी की उत्पत्ति हो सकती है। केदारनाथ आपदा जब आई थी तो वहां पर एक टर्म यूज हुआ था, रिवर सुनामी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिवर में सुनामी आ जाएगी, इतनी ऊंची लहरें उसमें थी या इस तरह की क्षति हुई जैसे सुनामी से होती। तो पानी द्वारा कभी भी कोई बड़ी क्षति होती है तो हम उसको सुनामी टर्म से क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं, भाई इस टाइप की सुनामी टाइप की चीज आई थी। सुनामी प्राय महासागर या सागर का ही फिनोमेनन है, क्योंकि इसमें अपार जल चाहिए, बहुत ज्यादा पानी चाहिए। तालाब में सुनामी आएगी, कितना पानी निकल गया, तालाब सूख गया। थोड़ा बहुत पानी थोड़ी ना है, 60 फीट पानी उठा, नीचे तालाब सूख गया, तो क्या करेगा पानी, वापस बढ़ जाएगा, प्लान कैंसिल। ठीक है, तो यह प्रक्रिया वहीं पर होगी जहां एक वृहद क्षेत्र में क्या है, जल का विस्तार हो, इसलिए हम यहां पर इसे सुनते हैं, ठीक है ना। लिखो यहां पे प्रश्न करके, सुनामी उत्पत्ति के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। नंबर 1, अंतःसागरीय भूकंप। अंतःसागरीय भूकंप, महासागर के अंदर भूकंप आ जाए, एक्टिव भूकंप आ जाए, सबडक्शन जोन हो, कुछ भी हो। दूसरा, इससे जुड़े देख सकते हैं, अंतःसागरीय ज्वालामुखी उद्गार।
अंतःसागरीय ज्वालामुखी उद्गार, अंतःसागरीय काल्डेरा में धसाव, सागर की तली पर टेंशन की क्रिया। नंबर 5, द्वीपीय क्षेत्र में तटीय भाग पर तीव्र भूस्खलन। नंबर 6, उल्कापिंड या धूमकेतु आदि का सागर तल से टकराना, मतलब सागर के ऊपर वाले पानी से, नीचे नहीं, सागर तल से टकराना। अंतःसागरीय परमाणु विस्फोट परीक्षण। इसमें ऐसा कोई जो स्पष्ट करना है, ये वाला मान लो ये महासागर है, इसके यहाँ द्वीप बना हुआ है, इसका तटीय भाग है। अगर यहाँ पर बड़े पैमाने पर पर्वतीय क्षेत्र है ऊंचा और यहाँ स्खलन हो जाए तो यह भी सागर के पानी को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है ना। बाकी तो अंडरस्टूड है, कोई ऐसा नहीं, ठीक है। पहला लिखिए, ठीक है। ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग में बहुत धीरे धीरे जाता है, अगर जल तेज जाए तो पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन ग्लाइडिंग बाउंड्री में ना बहुत झटके से नहीं जाता पानी है, तो प्लेट बहुत बिल्कुल आराम से जाती है, इसलिए इसके चांस क्या है, कम है। सबडक्शन थोड़ा तेज होना चाहिए, उसी में झटका ज्यादा पैदा होता है ना। लेकिन ऊपर आएगा पानी का मेंटल तक पहुंच जाएगा, क्या नीचे और फिर क्या ऊपर। हाँ, इतना तेज होता है। ग्लाइडिंग में तब आता है जब ग्लाइड करते हुए कहीं क्या रुकावट मिल जाए, तो ग्लाइड कर रहा था इसमें तो रुक गया, और जब रुक गया तो ये एनर्जी क्या होगी, स्नैप करेगी, तब यहाँ सुनामी क्रिएट हो जाएगी। तो ग्लाइडिंग में रुकावट मिल जाए बस उतना काफी है ना। अंतःसागरीय काल्डेरा देखो, काल्डेरा किसे कहते हैं, उसको जरा सोचोगे तो काम हो जाएगा। मान लो यहाँ पर तली है और तली पे यहाँ पर ज्वालामुखी बना है और यह पानी यहाँ दबा दे रहा है और कम से कम यह 1 किलोमीटर व्यास का है, और जो यह पूरा पानी है जब यह दबा, यह धसा, ये जब नीचे गया और पहले नीचे फिर वही पानी ऊपर, तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तरंगों की श्रृंखला क्या है, जन्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो सुपर काल्डेरा है, बड़े काल्डेरा है, उनमें यह स्थितियां क्या है, जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े। सुनामी, सुनामी न तो ज्वारीय तरंगे हैं, सुनामी न तो ज्वारीय तरंगे हैं, न तो ज्वारीय तरंगे हैं और ना ही तूफान माहौल में। स्टॉर्म सर्ज, और ना ही तूफान माहौल, स्टॉर्म सर्ज। देखो क्या है दो चीजें। ज्वारीय तरंगों का मतलब है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संयुक्त बलों के प्रभाव से महासागरीय जल लंबवत ऊपर उठे और नीचे आए, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं, है ना। इस तरंगों को हम ज्वारीय तरंग कहते हैं। तो ज्वार तभी उत्पन्न होगा जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का परस्पर जो आकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, तब है। तो सुनामी की उत्पत्ति में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के आकर्षण बल का योगदान नहीं है, तो ये ज्वारीय तरंगे नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज, तूफान माहौल में क्या होता है, जब यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो महासागरीय भाग में पैदा होते हैं, वो साइक्लोन जब आगे बढ़ते हैं, साइक्लोन जब आगे बढ़ते हैं तो ये पानी जो है, ये पानी में बहुत तेज हलचल मचती है। जब साइक्लोन आगे की तरफ जाएंगे तो पानी में बहुत तेज हलचल, यहाँ भी तरंगे पैदा होती हैं, लेकिन उन्हें तूफान माहौल भी कहा जाता है, सुनामी नहीं कहा जाता है, क्योंकि तूफान जनित है। लेकिन हाँ, अगर सुनामी निर्मित हुई है और यहाँ पर तूफान भी आ जाए और ज्वार की भी स्थिति हो, तो सुनामी की ऊंचाई सामान्य से क्या है, ज्यादा हो सकती है। तो ज्वार और तूफान माहौल सुनामी की ऊंचाई बढ़ा सकते हैं, पर ये सुनामी नहीं है, सुनामी के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। एनसीईआरटी ने गलत लिख दिया है, कहीं पढ़ोगे तो एनसीईआरटी ज्वारी मान लेती है, गति का भी उल्टा लिख दिया, तो वहां पर उसे ठीक कर लेना, है ना। तो यहाँ पर आप यही चीज मानेंगे। लाइन लिखे, सुनामी के निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं, सुनामी के निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं, निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। नंबर 1, तटीय क्षेत्र पर, तटीय क्षेत्र में वृहद स्तर पर जन धन की हानि होती है, जन धन की हानि होती है। नंबर 2, बंदरगाहों को अत्यधिक नुकसान होता है तथा तटीय क्षेत्र में स्थित तथा इस क्षेत्र में स्थित जलयान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। नेक्स्ट, तटीय क्षेत्र में वृहद स्तर पर अपरदन की क्रिया होती है, और तटीय भू आकृतियों को
तटीय भू आकृतियों को नुकसान पहुंचता है, तटीय भू आकृतियों को नुकसान पहुंचता है। तटों पर जैसे लैगून बनी हुई हैं, तटों पर जैसे मेहराब बने हैं, स्टैक बने, कई भू आकृतियां होती हैं जो तटीय क्षेत्र में बनती हैं, तट रेखा होती है। जब ये आते हैं तो ये बड़े पैमाने पर इनका अपरदन होता है। तट पे जो कुछ भी स्वरूप बना होता है प्राकृतिक रूप में वो क्या है, नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, तटीय पारिस्थितिक तंत्रों, तटीय पारिस्थितिक तंत्रों को क्षति पहुंचती है, क्षति पहुंचती है। मैंग्रोव तथा प्रवाल भित्तियां मैंग्रोव तथा प्रवाल भित्तियां नष्ट हो सकती हैं। ये सब महाद्वीपीय मंद तट और तटीय क्षेत्र में है दोनों। यहाँ ऊंची तरंगें हो जाती हैं। तो जो प्रवाल भित्तियां, यहाँ पर प्रवाल नामक जीवों द्वारा जो संरचना बनाई जाती है, आगे कहीं पढ़ेंगे, वो नष्ट हो जाती है। वो बहुत हाईली बायोडाइवर्सिटी, सर्वाधिक प्रजातीय जैव विविधता कोरल रीफ में ही पाई जाती है। और दूसरा, तटीय क्षेत्र में जो मैंग्रोव्स होते हैं, मैंग्रोव ऐसे वृक्षों का समूह होता है जो महासागरों के खारे जल के प्रति अनुकूलित होते हैं। राइट, तो यहाँ पर विभिन्न प्रजाति के पौधे होते हैं, जैसे राइजोफोरा हो सकता है। इसके अलावा सुंदरबन नाम ही पड़ा है, सुंदरी प्रजाति नामक पौधों के आधार पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे ये मैंग्रोव है समझो, और ये तटीय क्षेत्र है और ये मैंग्रोव है, तो मैंग्रोव दलदली क्षेत्र में अपने बैलेंस के लिए दलदली क्षेत्र को ऐसे पकड़े होता है और बहुत सघन होते हैं। तो जब यहाँ पर अगर सुनामी आती भी है तो ये बहुत प्रतिरोध करते हैं, आसानी से उखड़ते नहीं है। लेकिन अगर एक बार उखड़ गए तो आसानी से पनपते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मृदा वगैरह है वो कमजोर मृदा है, अच्छी मृदा नहीं है। तो यहाँ इनके पनपने के लिए उचित दशाएं नहीं है। 2004 में जो सुनामी आई थी उससे अंडमान निकोबार के जो मैंग्रोव नष्ट हुए अभी तक पूरी तरह वापस नहीं आ पाए। इतने बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। और ये भी मतलब हाई बायोडाइवर्सिटी जोन होते हैं। इनकी इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी मतलब ये इतनी सारी सेवाएं देते हैं प्राकृतिक जीव जंतुओं को, आसपास के लोगों को, इनका अत्यधिक महत्व है। इनका और प्रवाल भित्ति का नष्ट हो जाना दोहरा नुकसान है। एक तो यहाँ पर जो प्रवाल भित्तियां होती हैं वो पहले ऑर्डर की सुरक्षा देती हैं, क्योंकि सुनामी आएगी, तरंगें इसकी सतह से टकराएंगी, घर्षण खाएंगी, तो कुछ न कुछ तो ऊर्जा इनकी कम होगी। दूसरा, इधर आने पर मैंग्रोव इनको रोकते हैं। अगर ये यहाँ नष्ट हो जाते हैं, इसके बाद अगर कभी सुनामी आती है तो फिर इनको रोकने के लिए कोई हमारी सुरक्षा, प्राकृतिक सुरक्षा प्रहरी नहीं रहेंगे। और दूसरे, इनसे जो विविध लाभ प्राप्त होते हैं वो लाभ भी हमारे हाथ से क्या है, चले जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पर ये जो भी है, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करते हैं, ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करते हैं। इनके नष्ट हो जाने का मतलब है कई तरह की पर्यावरणीय समस्याओं का उत्पन्न हो जाना, और सुनामी इसी तरह की समस्याओं को यहाँ पर जन्म देती है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, तटीय क्षेत्र में मृदा एवं जल प्रदूषण की, तटीय क्षेत्र में मृदा एवं जल प्रदूषण की दशाओं का निर्माण होता है। पूरा खारा पानी भर जाएगा तो जो सामान्य नेचर है सब खराब कर देगा, ये दशाएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट, तटीय बाढ़ निर्माण की दशाएं उत्पन्न होती हैं। नहीं देखो पहले दशाओं का निर्माण होता है, दशाएं बनती हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा था? हाँ, तटीय बाढ़ तथा बाढ़ जनित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सब जोड़ सकते हैं। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हमेशा ध्यान रखो, ये सब एक कॉमन सी चीज है, हर जगह जुड़ेगा। सुनामी के इंपैक्ट भी लिखने हैं तो कई बार आप सुनामी का इंपैक्ट दूसरी तरह से भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हो। राइट, यहाँ पर तटीय पर्यावरण को प्रभाव, तटीय पर्यावरण, पारिस्थितिक उत्पादकता पे इसका दुष्प्रभाव, यहाँ पर तटीय अपरदन की समस्या, इस तरह करके इनको आप पॉइंट में भी क्या कर सकते हो, हेडिंग देके भी इसमें आप लिख सकते हो, या पॉइंट में या नए पॉइंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सामाजिक आर्थिक राजनीति जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया, सुनामी आ गई है ना। नेक्स्ट लिखो, भूकंप श्रेणी भूकंप हेडिंग, या भूकंप झुंड जो मिल जाए, अर्थक्वेक स्वार्म। दो चार क्वेश्चन इकट्ठा, दोनों हाथ दोनों का ठीक हो जाएगा तब तक। सर जी, समुद्र में ज्वालामुखी उद्गार से क्या बनेगा? जो हम बनवा चुके हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स बनवाया कि नहीं बनवाया, ये बताओ, है ना। द्वीप बन जाएगा, कटक बन जाएगा, काल्डेरा बन जाएगा, सब कुछ जितना कुछ आप देख सकते हो ना। सम भूकंप रेखा में समय अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल अलग हो सकता है, कोई तीव्रता की बात है। तूफानी भूकंप क्या होता है? अब बेटा देखो, क्वेश्चन तो बड़ा तूफानी है, लेकिन अंग्रेजी बताओगे तो बात चलेगा। अगर अर्थक्वेक स्टॉर्म है, राइट, अब भूकंप तूफान कहना था, तूफानी भूकंप मोटे तौर पर अर्थक्वेक स्टॉर्म मान के हम चल रहे हैं। जब एक भूकंप के आने से कई भूकंपों की श्रृंखला की उत्पत्ति हो जाती है तो उसे अर्थक्वेक स्टॉर्म कहा जाता है। वह एक प्लेट के सहारे कहीं एक जगह यहाँ पर भ्रंश बना और वहां से अर्थक्वेक आया और उस अर्थक्वेक ने कई भ्रंशों का क्या कर दिया, निर्माण। तो बैक टू बैक कई बार यहाँ भूकंप आ जाते हैं। ठीक है ना। तो उसे हम अर्थक्वेक स्टॉर्म कह सकते हैं। एक स्वार्म अलग है, स्टॉर्म अलग है। सर हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है तो पूछ रहे हो, लेकिन उसका उत्तर देने का प्रयास करें, नहीं करूँगा। कांगड़ा में स्थित ज्वाला मंदिर में निरंतर अग्निकुंड, वहां पर अस्थिर क्षेत्र है, वहां पर जो ज्वलनशील गैसें निकलती हैं वो एयर के साथ मिक्सचर बना के जल रही हैं। तो उन गैसों के निकलने से एयर के साथ जो मिक्सचर बनता है उससे वो आग वहां पे जल रही है। ठीक है ना। मुक्त ऊर्जा में 31.6 गुने की वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि इनका मानक है ना, इन्होंने मानक में किया है। अंतरा पेड़ वाला चलो बाद में बता देंगे। हवाई द्वीप कैसे बना था? हवाई द्वीप मेंटल प्लूम, हवाई द्वीप का निर्माण मेंटल प्लूम। अंतरसागरीय काल्डेरा, सागर के अंदर अगर काल्डेरा का निर्माण हो जाए तो उसे क्या है? अंतरसागरीय काल्डेरा। ठीक है ना। चलो आगे लिखो। हाँ, सुंदरबन का अभी हम बताए भूल गए, उखड़ के क्यों निकल जाता? हमने इतनी जड़ें काहे बनाई थी? ये जड़ें काहे बनाई थी?
नहीं, इतनी जड़ें क्यों बनाई थी? इसीलिए क्योंकि ये अच्छे से पकड़े रहता है, आसानी से नहीं उखड़ते हैं। इनमें 7-8 प्रकार की जड़ें होती हैं, ठीक है ना। तो आएगा और बात करते हैं, जड़ों द्वारा मृदा को अच्छे से क्या करते हैं, जकड़े रहते हैं, कहीं के भी मैंग्रोव, ठीक है ना। एसी थोड़ा ठीक कर दो, आप पैर सुन्न हो जा रहे हैं, देखो थोड़ा, नहीं सर्दी ज्यादा हो सकती है, हो सकता है, तो ध्यान रखो। अभी प्रभाव में देखते हैं ना, जैसे भूकंप आएगा, क्वेश्चन है कि तटवर्ती क्षेत्र में जलमग्न भूमि ऊपर आ जाती है भूकंप के दौरान। सोचो, जब भूकंप आएगा तो कभी कोई क्षेत्र क्या है, ऊपर हो जाता है, कोई क्षेत्र नीचे हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में अगर तटीय क्षेत्र ऊपर हो गया तो जो जलमग्न क्षेत्र है वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा तो कालांतर में एक लंबे समय में यहाँ पर उपजाऊ मृदा का क्या है, विकास हो सकता है ना। तो कई क्षेत्र ऊपर आ सकते हैं और कई क्षेत्र नीचे जा भी सकते हैं, दोनों चीज यहाँ पे हो सकती है। चलो सॉल्व बताने का मौका नहीं, तो समझ लो। देखो क्या है, जब हम यहाँ पर भूकंप को देखते हैं तो एक जो कहा जाए कि क्लासिकल अर्थक्वेक जैसा जो वास्तविक अर्थक्वेक होता है, उसमें 3 स्टेज होती हैं। एक तो भूकंप आने के पहले हल्के हल्के कंपन आते हैं, बहुत हल्के हल्के कंपन आएंगे पहले, तो हम इसे बोलते हैं कि ये है फोर्स शेक या फोर्स शॉक, कर लो इसे फोर्स शॉक, प्रारंभिक झटके। फिर इसके बाद यहां पर मुख्य मेन शॉक आता है, मेन शॉक आता है, मुख्य कंपन आता है, और फिर इसके बाद हल्के हल्के झटके आते हैं जिसे कहा जाता है आफ्टर शॉक, जिसे कहा जाता है आफ्टर शॉक। तो किसी भी कहा जाए कि वास्तविक भूकंप में हम 3 दशाओं का अनुभव करते हैं। भूकंप के ठीक आने के पहले हल्के झटके, जिन्हें प्रारंभिक कंपन कहा जाता है। इसके बाद मेन शॉक, जो कि सबसे बड़े कंपन होते हैं, मुख्य कंपन कहलाता है। और मुख्य कंपन के बाद हल्के झटके आते रहते हैं, और ये हल्के झटके एक लंबे समय तक आ सकते हैं, 2 दिन 4 दिन 2 हफ्ते 4 हफ्ते 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल तक भी। जो भुज का भूकंप आया था उसका आफ्टर शॉक आज तक आ रहा है, तो ये हो सकता है। तो ये एक सामान्य भूकंप की दशा है। लेकिन हाल के दिनों में वैज्ञानिकों ने यह देखा है कि लगातार हल्के झटके आ रहे हैं और उसमें कोई भी मेन शॉक नहीं है। जब भूकंप के लगातार हल्के झटके आते हों लेकिन उसमें पहचान योग्य मुख्य कंपन का अभाव हो, तब ऐसे कंपनों की श्रृंखला को भूकंप झुंड या यहाँ पर श्रेणी भूकंप कहा जाता है, राइट। तो कल इसके बारे में देख लेंगे। कल हम लोग चलेंगे रॉक्स और अर्थ मूवमेंट की तरफ। दो टॉपिक होंगे, रॉक्स और अर्थ मूवमेंट, ठीक है ना। थैंक यू।